प्रवेश, बंबई प्रवास। अजंता एलोरा की छाया में पत्रकारिता का ककहरा, आयकर के छापे। कानपुर में हम लोग 1 महीना रहे। बंबई में मकान की खोज चल रही थी। पत्रों का सिलसिला भी जारी था। पत्र आया कि कुलाबा में मकान मिल गया है। ठाकुर हम लोगों को लेने आए। सरोज का आग्रह नासिक रुकने का था, किंतु वह संभव नहीं हो सकता था, अतः उसको स्टेशन पर मिलने के लिए लिख दिया। एक बार फिर हम अपनी यात्रा पर चल पड़े। ये जीवन यात्रा का वास्तव में देखा जाए तो मंजिल पर पहुंचने के बाद का पहला पड़ाव था। नासिक स्टेशन पर सरोज मिली तो ठाकुर को देखकर बड़े आश्चर्य से बोली, अरे हमारे जीजाजी तो बड़े सुदर्शन हैं। हम तो सोचे थे कि झुनझुनवाला कोई मोटे ताजे हाथों में बड़े बड़े रोए वाले व्यक्ति होंगे। असल में उसने इन्हें पारसी समझ रखा था, क्योंकि बंबई में पारसियों के नाम के आगे उनके व्यापार के अनुसार वाला शब्द लगाते हैं, जैसे बाटली वाला, मोती वाला आदि। राजस्थान में झुंझुनू एक जगह है जहाँ के वैश्य परिवार अधिकतर वहाँ के नाम के साथ वाला लगाते हैं। इस प्रकार वास्तव में सही शब्द झुंझुनू वाला बनता है, जो कालांतर में झुनझुनवाला हो गया। एक बार ठाकुर ने फिल्म इंडिया के संपादक को एक प्रश्न भेजा था, What does झुनझुनवाला means to you? उन्होंने बड़ा ही सटीक उत्तर दिया, The word झुनझुन indicates the step of a dancing girl, while wala gives the smell that agarwalas eat. इस प्रश्न पर ठाकुर को 50 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। बाद में यही प्रश्न IAS की परीक्षा में भी पूछा गया और यही उत्तर सुनकर सब खूब हंसे। बंबई में वीटी स्टेशन की चहल पहल देखने लायक थी। स्टेशन पर ठाकुर के चाचा जी के बेटे लेने आए थे। उन्होंने पूछा, किस जगह मकान मिला है और बिल्डिंग का नाम क्या है? इन्होंने बताया, कुलाबा में मकान लिया है, ऑफिस के एक साथी के साथ। बिल्डिंग का नाम भी बताया। बिल्डिंग का नाम सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। कहने लगे, ये तो बहुत खराब जगह है। वहां तो कॉल गर्ल्स रहती हैं। अम्मा और बहू वहां एक दिन भी नहीं रह सकती। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। बंबई में मकान मिलना वैसे ही मुश्किल है, ऊपर से फैमिली भी आ गई। अब इनका क्या होगा सोच सोच कर ये और इनके साथी भी परेशान होने लगे। मैंने कहा, परेशानी की ऐसी क्या बात है? एक बार तो अब उसी घर में जाना पड़ेगा और कोई जगह तो है ही नहीं। वहीं सामान वगैरह रखकर कुछ सोचा जाएगा। खैर हम लोग कुलाबा पहुंचे। बिल्डिंग पुरानी किंतु अच्छी थी। एक बात तो अजीब लगी, वो ये थी कि हमारे फ्लैट के बगल में जो फ्लैट था उस पर हाथ का छापा बना था। अक्सर ब्याह शादी या मंगल कार्यों में देहातों में, कस्बों में घरों के ऊपर हाथ का छापा मांडते हैं, किंतु बंबई नगरी में दरवाजे पर हाथ का छापा क्यों? कोई विशेष मतलब हो अवश्य होगा। राम राम कह के हम घर में घुसे, ये सोचकर कि हमें कौन यहाँ स्थायी रूप से रहना है। मुझे और अम्मा जी को तो इन्होंने फ्लैट में छोड़ा और उल्टे पांव मकान की खोज में निकलने को तैयार हो गए। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से रोका कि ऐसी कोई आफत नहीं है, कल से मकान की खोज शुरू कर सकते हैं। कुलाबा का मकान वैसे बहुत अच्छा था। सामने खुला समुद्र लहरें मार रहा था। सागर की गहराई और गंभीरता के बारे में पहले पढ़ा भर था। अब पहली दृष्टि में दूर दूर तक फैला हुआ, क्षितिज को छूता हुआ नीला समुद्र देखा तो गिरा अनियन नयन बिनु बानी वाली बात हो गई। अर्थात जुबान कुछ कह सकती है, किंतु उस बेचारी के पास आंखें नहीं हैं कि वह कुछ देखकर बोले, और नयन
जो देख सकते हैं वह बेचारे विवश हैं कि जो कुछ देखा उसका वर्णन करने के लिए उनके पास वाणी नहीं है। समुद्र का प्रथम दर्शन मुझे रामायण की चौपाइयों की याद दिला गया। समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं, हल्का संगीत, लगा बंबई तो स्वर्ग का द्वार है। किंतु शाम होते होते यह स्वर्ग फीका फीका लगने लगा। हमारे साथ के फ्लैट पर से ही दस्तक देने की आवाज आने लगी। साधारणतया तो घंटी बजाकर ही लोग फ्लैट में प्रवेश करते हैं, फिर यह दस्तक क्यों? और तब समझ में आया कि दरवाजे पर हाथ के चिन्ह का अर्थ क्या था। सुना था बंबई में मकान मिलना तो मुश्किल है ही, किराया भी बहुत होता है। अकेले तो उतना किराया दे नहीं सकते थे, इसलिए तभी आए एक और ऑफिस के साथी बलवंत सिंह के साथ मकान लेना तय हुआ था। दूसरे दिन सवेरा होते ही ठाकुर और उनके साथी बलवंत सिंह घर ढूंढने के लिए निकल पड़े। हमें सख्त हिदायत थी कि खिड़की बंद करके रखना और दरवाज़ा तो किसी भी हालत में नहीं खोलना। कोई कितना भी कुछ कहे या दरवाज़ा खुलाने का प्रयत्न करे। अब घर में हम केवल दो प्राणी, बूढ़ी अम्मा जी और मैं। सारा दिन बीत गया। भूखे प्यासे ये लोग कहाँ भटक रहे होंगे। घर में कुछ करने को था नहीं, क्योंकि सामान भी नहीं खुला था। हम बैठे बैठे रात तकते रहे। धीरे धीरे धूप ढलने लगी और शाम का धुंधलका गहराने लगा। साथ ही बगल वाले फ्लैट पर दस्तकों की आवाजें आनी शुरू हुईं। एक दस्तक होती है, दरवाजा खुलता और बंद हो जाता। जैसे ही उधर दस्तक होती हमारा जी बैठ जाता। हमें डर लगता कि कहीं कोई इधर ही ना आ जाए। एक बार शायद गलती से किसी ने हमारे दरवाजे पर भी थाप मारी। हमारी सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। अंधेरे में हम सांस रोके बैठे रहे, क्योंकि मोमबत्ती भी नहीं थी और फ्लैट में बल्ब भी नहीं लगा था। बहुत अरसे बाद हिंदी उर्दू के प्रसिद्ध उपन्यासकार कृष्णचंद्र से मित्रता हुई। तभी बातों बातों में हमने उन्हें एक घटना सुनाई। वहीं राजेंद्र सिंह बेदी भी बैठे हुए थे। बाद में इसी घटना को आधार बनाकर उन्होंने दस्तक फिल्म का ताना बाना बुनकर एक यादगार फिल्म बना डाली। रात घिरते घिरते ठाकुर और उनके साथी बलवंत सिंह, जिनके साथ मिलकर हमें घर लेना था, लौट आए। उनके निराश चेहरों को देखकर ही समझ में आ गया कि बंबई में फ्लैट मिलना कितना मुश्किल है। खैर, इनके आने से सांस में सांस आई। दूसरे दिन पता चला कि बंबई के एक उपनगर खार में 15वें रास्ते पर एक घर खाली है। इन लोगों ने बस पकड़ी और सीधे खार पहुंचे। मकान मालिक एक सरदार जी थे, प्यारा सिंह जी। वह तो नहीं मिले। उनके पुत्र सरदार हरभजन सिंह मिले। उन्हें देखने से ही लगता था कि गुरु श्री नानक की उन पर अपूर्व कृपा है। मकान का नाम भी गुरु निवास था। ग्राउंड फ्लोर पर 2 बड़े रूम, एक छोटा कमरा, पीछे बड़ा भारी ड्राइंग रूम, किचन और सामने एक बड़ा लाउंज था। ऊपर के फ्लोर पर मकान मालिक स्वयं रहते थे। मकान तो बहुत पसंद आया, किंतु इतने बड़े मकान का किराया जाहिर ही है बहुत ज्यादा होगा। मकान देखकर लौटने लगे तो सरदार हरभजन सिंह ने रोक लिया। सरदार जी का चेहरा बड़ा गंभीर था। उम्र में कोई 30-35 वर्ष रही होगी। संजीदा और शांत आंखें, खुली हुई दाढ़ी, पतली दुबली काया। उन्हें देखकर लगता था कि उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में ही बीतता है। मकान चाहिए? उन्होंने पूछा। हाँ। कहाँ काम करते हो? इनकम टैक्स में। घूस खाते हो? नहीं। शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट पीते हो? नहीं। कल से मकान में आ जाना। सरदार हरभजन सिंह बोले। ये लोग तो हक्का बक्का रह गए, किंतु किराया हिम्मत करके पूछ ही लिया। सरकार कितना किराया देती है?
एक व्यक्ति को 125 रुपए। हम दोनों, बलवंत सिंह की तरफ इशारा था। यहाँ रहेंगे तो फिर ज्यादा कहाँ से दोगे? 250 रुपए प्रतिमाह देना और आ जाना। घर आकर जब ठाकुर ने ये बातचीत सुनाई तब हमें भी आश्चर्य हुआ। आज के जमाने में इतना बड़ा मकान बिना किसी सिफारिश के, ना कोई जमानत ना डिपॉजिट, एक तरह से मुफ्त ही मिला। सरदार जी तो जैसे भगवान के रूप में ही अवतरित हुए हमारे लिए। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया। दूसरे दिन गुरु निवास पहुंचने पर सभी कागज तैयार मिले। हाँ, कुछ शर्तें अवश्य लिखी थीं जो किराएदारों को माननी थी। सरदार प्यारा सिंह जी ने कहा, अच्छी तरह सब शर्तें पढ़ लो, अगर मंजूर है तो दस्तखत कर दो। हम लोग तो ऐसी स्थिति में थे कि हर शर्त मानने को तैयार थे। फिर भी एक नजर शर्तों पर डाली। अजीब शर्तें थीं। पहली शर्त, रात के 8 साढ़े 8 बजे के बाद रेडियो और टेलीविजन जोर जोर से नहीं बजा सकते। सरदार जी ने बताया कि उनका बेटा जो साथ ही में नीचे के ही हिस्से में रहता है, उसका दरवाजा भी सामने ही हमारे लाउंज में खुलता है। वह सवेरे जल्दी उठकर भजन ध्यान में लग जाता है, इसलिए। दूसरी शर्त, सुबह 4 बजे से सरदार जी ऊपर बाबा साहब अर्थात पूजा के कमरे में कीर्तन लगाते हैं। लाउडस्पीकर उन्होंने नीचे अपने घर में लगा दिए हैं। इस कारण नीचे कीर्तन की आवाज काफी आएगी। और ये तो अच्छी बात है, सुबह सुबह भगवान का नाम कान में पड़ना ही चाहिए। तीसरी शर्त, मकान में 2 परिवार ही रहेंगे। टीपी झुंझुनवाला के परिवार में वो, उनकी पत्नी और माँ। बलवंत सिंह के परिवार में वो स्वयं और उनकी पत्नी, बस। हमने पूछा, और सरदार जी यदि बच्चे हुए तो? सरदार जी का सटीक उत्तर था, वे तो भगवान की देन है। चौथी शर्त, हर बुधवार को शाम को कीर्तन होता है, कड़ा प्रसाद लेना होता है, उसमें अवश्य आना होगा। पांचवी शर्त, सरदार जी के घर का फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी फोन आने पर सरदार जी बता भी देंगे, किंतु फोन पर फिल्म या फिल्म वालों की बातें नहीं कर सकते। हम लोगों ने सारी शर्तें मान ली और कोई चारा भी नहीं था। हमने गुरु निवास में डेरा जमाया। एक कमरा मेरे पास, एक कमरा बलवंत जी के पास। हाल में एक दीवान डाला गया अम्मा जी के लिए। किचन कॉमन रहा। बम्बई को शहरों की रानी कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा सजाई सवारी गई बम्बई की छटा सचमुच निराली थी। चारों ओर रोशनी की चकाचौंध, आपाधापी में भागता हुआ जन समुदाय, डबल डेकर बसें और गगनचुंबी इमारतें देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि कलकत्ता में भी ये सब देखा था, किंतु कलकत्ता और बम्बई में एक अंतर लगा। वहां धर्मतल्ला, चौरंगी, विक्टोरिया कहीं भी घूमने जाओ, भीड़ भड़क्का तो शायद बम्बई से कहीं ज्यादा ही था, किंतु अभिजात्य के दर्शन होते थे। बम्बई अधिक आधुनिक लगी। शायद अधिक आधुनिकता के कारण लोग एक दूसरे से उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की तरह मेल मिलाप भी नहीं कर पाते। सुबह काम पर भागने की जल्दी रहती है, रात को थके हारे आने के बाद आराम जरूरी हो जाता है। जो अमीर तबका है वो अपने में मस्त है। झुग्गी झोपड़ियों की अपनी अलग जिंदगी है, वहां मस्ती का अंदाज ही निराला है। इस तरह सभी अपने अपने दायरों में सिमटे हुए मस्त हैं। बंबई पहुंचकर उस भीड़ भाड़ भरे महानगर के एक उपनगर में अपनी छोटी सी गृहस्थी जमा लेने में देर ना लगी। सामाजिक संपर्कों में इनकी दिलचस्पी ने मुझे भी कुछ हद तक सोशल बना दिया था। बंबई में देखते देखते नाते रिश्तेदारों, मित्रों, मिलने जुलने वालों के एक बड़े घेरे के बीच आ चुके थे हम लोग। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने के मौके मिलते रहे। नए नए परिवारों से नाता जुड़ता रहा। इनमें से अधिकतर आयकर से संबंधित लोगों के परिवार ही थे।
पारिवारिक जीवन के साथ मिल रहे इस एक तरह के सामुदायिक जीवन ने जिंदगी में एक नए तरह का रस और रंग भर दिया। हमारी मित्र मंडली को पिकनिक मनाने का बहुत शौक था। महानगर की आपाधापी और एक रास्ता से उत्पन्न ऊब में कई दिनों के बाद एक आध दिन इन सबसे दूर शांत वातावरण में प्रकृति की खुली गोद में गुजारने के लिए कुछ क्षण मिल जाए तो सारी थकावट दूर हो जाती है। इस दृष्टि से जहां मौका मिलता हम पिकनिक पर जाने का अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे। ऐसी ही एक पिकनिक में उस दिन हम गए थे एलिफेंटा गुफाएं देखने। एलिफेंटा बंबई के पास चारों ओर समुद्र से घिरा एक टापू है जिसमें कालजयी विशाल मूर्तियां हैं। सर्दियों की खुशनुमा धूप में नहाए एलिफेंटा में हम लोग घूम घूम कर प्राचीन कला के नमूने देखते रहे। एक जगह शिव की मूर्ति देखी। कैलाश पर्वत पर शिव बैठे हैं। शिव पार्वती की आकृतियों के नीचे रावण की आकृति उत्कीर्ण देखी। रावण शायद कैलाश को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। शिव पृथ्वी पर अंगूठा टेक कर कैलाश को उठने से बचा रहे हैं, किंतु ये मूर्ति काफी खंडित अवस्था में थी। दोपहर को सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद फिर घूमने फिरने का प्रोग्राम बना। हमें घूमते थोड़ी ही देर हुई थी कि बादल का एक टुकड़ा आसमान में आया और उसने धीरे से सूरज को ढक दिया। हवा तेज हो गई। सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि अचानक काली घटा घिर आई। इतनी कि शाम के धुंधलके जैसा अंधेरा हो गया। साथ ही बूंदें भी पड़नी शुरू हो गई। सब पानी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिसको जहां जगह मिली उसने वहीं भागकर शरण ली। मैं भी भागी। सामने विशाल काय त्रिमूर्ति थी। पानी की बूंदों से अपने को बचाते हुए मैं त्रिमूर्ति पर ही नजर गड़ाई थी और उस घड़ी मन ही मन उन कलाकारों के हाथों की तारीफ कर रही थी जिन्होंने पत्थर को भी सजीव रूप दे दिया था। उस समय तक शिलाखंड में उत्कीर्ण मूर्ति केवल उत्कीर्ण कला का एक रूप भर, एक कलात्मक रूप भर थी मेरे लिए। अचानक देखा कि मूर्ति के शीर्ष से सफेद रंग के धुएं का सैलाब फूट पड़ा, वैसा ही जैसा रेल के इंजन से धुआं निकलता है। आंखें इधर उधर घुमाई ये देखने की कि ये धुआं कहां से आ रहा है, परंतु कुछ पता ना लगा। चारों ओर के धुमिल धुनुलके में धुएं के गोले फटते जा रहे थे। कुछ क्षण बाद धुआं निकलना बंद हो गया, किंतु ये क्या, मूर्ति एकदम पारदर्शी हो गई थी, जैसे पत्थर की ना होकर कांच की बनी हो। मैंने फिर अपनी आंखें मली और अब के दिखाई पड़ा जैसे मूर्ति के भीतर एक आकृति उभर रही हो। पहले वो आकृति बहुत साफ नहीं थी, फिर धीरे धीरे वह साफ होकर एकदम स्पष्ट हो गई। जीते जागते हिलते हुए सिंह पर सवार एक देवी की आकृति जिसके 8 हाथ हैं। पूरी आकृति एक अत्यधिक चमकीले प्रभा मंडल से घिरी हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जगी हुई हूँ या स्वप्न देख रही हूँ। एक बार सोचा शायद तूफानी हवाओं के थपेड़े उड़ाकर मुझे स्वर्ग लोक ले गए हों। मैंने हाथ से आसपास की धरती टटोली और कसकर इनका हाथ पकड़ लिया। मैं इनसे कुछ कहती कि देखा वह आकृति अपना एक हाथ अभय मुद्रा में उठाते हुए गायब हो गई। कुछ ही क्षण रहा होगा यह दृश्य। मैं टकटकी लगाकर देख रही थी कि अचानक सूरज की तेज रोशनी मुझ पर पड़ी। बादल खुलने लगे थे। बारिश और हवा बंद हो गई थी। सर्दियों का सुनहरा अपराह्न एलिफेंटा में फिर जगमगा उठा था। इन्होंने मुझे हिलाते हुए कहा, तुमने तो इतना कसकर मेरा हाथ पकड़ा कि देखो निशान पड़ गए हैं। मैंने खोई खोई नजरों से इन्हें देखा और फिर देखा त्रिमूर्ति की ओर।
प्रस्तर पर बनी आकृतियां मुस्कुरा रही थीं। उस नारी आकृति का कहीं चिन्ह तक नहीं था। हमारे साथ के सारे लोग सकुशल इकट्ठे हो गए थे। शाम होने तक हम सब बंबई लौट आए। बंबई लौटकर दूसरे लोगों की तरह मैं भी अपनी नियमित दिनचर्या में व्यस्त हो गई। लेकिन उस दिन एलिफेंटा में देखा दृश्य बार बार आंखों के सामने आ खड़ा होता। मैं लाख सिर खपाती पर समझ ही नहीं पाती थी कि इसका सबका क्या मतलब है। किसी से कुछ कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। यकीन कौन करता। इनसे भी कहने में हिचक लग रही थी कि कहीं ये मजाक ना उड़ाए। कहेंगे पढ़ी लिखी होकर इस तरह की बात सोचती हो। पर अंततः बता देने पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोले, दुनिया में कहाँ कितना कुछ हो रहा है, क्या हमें सब मालूम है? मनुष्य विज्ञान के सहारे समझता है कि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु ऐसा नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारी कल्पना रही हो, और ये भी हो सकता है कि किसी अमृत शक्ति ने तुम्हारी आत्मा को आलोड़ित किया हो और सचमुच में तुम्हें उसका आशीर्वाद मिला हो। अपने को तो यही प्रयत्न सदैव करना चाहिए कि हमारी आत्मा शुद्ध रहे और हमें पग पग पर ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहे। बंबई की जिंदगी शुरू करने से पहले इस घटना को प्रकृति की ओर से एक शुभ संकेत समझना चाहिए।